हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 बाथरूम की फिसलन। ठीक ना। इसको लिखा है डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी ने। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे, ये व्यंग विधा के परिचय हैं। ये थोड़ी सी व्यंग्यात्मक कवि हैं। व्यंग्यात्मक समझते हैं आप, जो व्यंग करते हैं, यानी हंसी खेल वाला। कुछ इनके ऐसी स्टोरी पढ़ने में हमको हंसी आएगी तो अच्छी बात है, आपका एंटरटेनमेंट होगा, है ना। तो ये व्यंग्यात्मक कवि हैं। तो प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इसमें सारी चीज़ें, मुहावरे सब आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं बड़े इंटरेस्ट के साथ और बड़े ही रोमांचक दृष्टि से पढ़ेंगे कि कहते हैं बाथरूम की फिसलन क्या है। ये नाम से ही बड़ा इंटरेस्टेड लग रहा है। तो एक स्टोरी है जिसको लिखा है डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी ने। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। आप यह ना समझें कि मैं परसाई के वैष्णव की फिसलन की तर्ज पर बाथरूम की फिसलन लिख रहा हूँ। क्या कहते हैं संतोष जी कि आप ये मत समझें कि मैं वैष्णव की फिसलन, किसको लिखा था? परसाई जी ने। हरिशंकर परसाई एक कवि हैं, वो भी व्यंग्यात्मक कवि हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब आपको धीरे धीरे ये कवियों के नाम भी याद करने होंगे, और कौन कवि व्यंग्यात्मक है, कौन आधुनिक काल का है, कौन भक्ति काल का भी अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी आप 6 स्टैंडर्ड में हैं तो अभी थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो रही है। ठीक है। तो जो परसाई जी की वैष्णव की फिसलन थी कि तर्ज पर बाथरूम की फिसलन लिख रहा हूँ। दरअसल यह भुक्तभोगी का दर्द ए बयां है, यानी कि जो भुक्तभोगी है, फिसल कर गिर गया है, उसका ये दर्द ए बयां करता है। ना जाने वह कौन सी घड़ी थी कि सवेरे ही बाथरूम की सीढ़ी पर फिसल कर अपने दाहिने पैर की हड्डी तुड़वा बैठा। वैसे फिसला बायां पैर था, लेकिन चोट आई दाहिने पैर में। कैसा फिसला था? दाहिने पैर में फिसला था, लेकिन चोट किस में आई है? बाएं पैर में। ध्यान रखिएगा, ये बता रहे हैं कवि जी। इस दुनिया में ऐसा ही होता है कि अपराधी कोई हो और सजा किसी और को मिलती है। देखिए कितने अच्छे से ये व्यंग्यात्मक आने लगे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। और बड़ी हंसी आएगी आपका इस स्टोरी पढ़ने में। मुझे बड़ा क्रोध आया। देखिए इनको गुस्सा भी आ गई। लोगों ने पूछा, देखिए इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। लोगों ने पूछा, कॉमा लगा है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है और क्वेश्चन मार्क है। क्यों से शुरू होता है तो क्या तक इन्वर्टेड कामा, यानी कि ये क्या है? स्पेशल वाक्य है। ठीक है ना। क्यों? बाथरूम में ज़्यादा काई लग गई थी क्या? ऐसा लोगों ने पूछा। मैंने कहा, मेरा बाथरूम इतना साफ है कि देख लोगों को तो गर्मी की दोपहर में भी वहीं घंटों बैठे रहेंगे। मेरा बाथरूम इतना साफ है कि लोग अगर देखें तो दोपहर की गर्मी में बाथरूम ही बैठे रहेंगे, इतना साफ है और ठंडा है। एक दूसरे मित्र ने आकर दुख व्यक्त किया, यार अपने ही घर में हड्डी तुड़वा बैठे, है ना। बड़ा दुख हुआ। मैं समझ गया कि वो व्यंग कर रहे हैं। ठीक है ना। कभी कहीं कहते हैं ना कि क्यों यार तुम अपने घर में हाथ पैर तोड़ डालते हो। ऐसा ही नहीं कि व्यंग्यात्मक लोग हंसी करते हैं। ठीक है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अच्छा है, चलो आराम करने को मिल गया है ना। ऐसा भी कहते हैं। जब आप लोग भी गिर जाते हैं ना, तो कभी कभी हाथ पैर टूट जाते हैं, तो फिर आपके भी दोस्त कहते हैं कि अच्छा यार तुमको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और तुम बढ़िया आराम करो। ठीक है ना। लेकिन जो दर्द करता है तो उसी को समझ में आता है ना। तो यही कवि ने यहाँ पे बताया है कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि क्यों यार तुमने घर में ही हड्डी तुड़वा बैठे, बड़ा दुख हुआ। मैं समझ गया कि वो व्यंग कर रहे हैं। मैंने उन्हें समझाया, भाई मेरे, किसी दूसरे के घर जाकर अथवा सड़क पर हड्डी तुड़वाने से तो बेहतर है कि घर में ही टूट जाए। ठीक है। इन्वर्टेड कामा बंद हो गया। मेरे साहित्यिक मित्र आए और कहने लगे, अक्सर व्यंग्यकार और साहित्यकार बाथरूम में ही फिसलते हैं। उनके, अब ये संतोष जी जो कवि हैं, इनके एक साहित्यिक मित्र आए हैं ना, जो साहित्य लिखते थे। तो वो कहने लगे, अक्सर व्यंग्यकार और जो साहित्यकार हैं वो बाथरूम में ही फिसलते हैं। परसाई कुछ साल पहले फिसल गए थे। हरिशंकर परसाई जी भी वो फिसल गए थे। और कुछ माह पहले डॉक्टर राजकुमार वर्मा भी। तुम अपने व्यंगों से दूसरे को गिराते हो, इसलिए खुदा तुम्हें बाथरूम में ही गिराता है। ठीक है। तो आप लोगों को भी हंसी आ रही होगी, है ना, कि देखिए उनके दर्द कर रहा है और कहते हैं उनके जो दोस्त आए हैं तो क्या कर रहे हैं, भैया व्यंग कर रहे हैं, यानी हंसी उड़ा रहे हैं। ठीक है। हंसी उड़ाना मतलब होता है व्यंग करना। ठीक है। मैं उनकी
बात सुनकर चुप रह गया था, क्योंकि समझ नहीं पा रहा था कि मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या निंदा। ठीक है। बड़े आदमियों के साथ अपने नाम को जुड़ता देखकर मैं मन ही मन खुश हो रहा था। इतने बड़े बड़े कवि व्यंग्यकार थे, तो उनके साथ मेरा भी नाम जोड़ रहा था कि हरिशंकर परसाई भी गिर गए हैं और राजकुमार वर्मा भी गए हैं, तो मैं खुश हो रहा था, ऐसा कवि कहता है। ठीक है। परसाई की तरह मैं भी अपनी टूटी टांग को साहित्य में कैस करूं, यानी इस पर इतना लिखूं, यानी कि जैसे परसाई जी ने भी लिखा था कि वैष्णव की फिसलन, तो मैं भी बाथरूम की फिसलन, इसलिए मैंने भी अपनी इस घटना को यानी कि साहित्य के रूप में बदल दिया, ऐसा डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी जी कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए कि शोहरत और दौलत दोनों मिले, है ना, यानी कि उस घटना की शोहरत और दौलत दोनों मिले। भाई वो साहित्य लिखेंगे तो लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, तो शोहरत भी मिलेगी और जब उसका पब्लिश होगा तो उनको पैसा भी मिलेगा। समझ रहे हैं आप। फिर देखें, चूंकि मेरा व्यवसाय अध्यापन है, इसलिए हमदर्द छात्र छात्राओं ने भी अपने को पीछे नहीं रखा, है ना, ये पढ़ाते हैं शायद। ठीक है ना। कह रहे हैं कि मेरा जो व्यवसाय है, यानी कि जो उनका प्रोफेशन है, तो क्या है, अध्यापन है, यानी एक टीचर है, इसलिए हमदर्द के लिए मेरे छात्र छात्राओं ने भी अपने आप को पीछे नहीं रखा, वो भी मुझे देखने आए। ठीक है। एक छात्रा ने आकर बड़े भोलेपन से पूछा, क्यों सर, एक ही पैर में लगा है क्या? देखिए, आपको भी हंसी हो रही कि एक स्टूडेंट आया है और उनसे पूछ रहा है कि सर एक ही पैर में लगा है, ऐसा। और फिर कभी कभी लोग ऐसा भी पूछते हैं कि क्यों लगा तो नहीं, अरे अब लग ही तो गया है। तो ऐसे ये इंटरेस्टेड थोड़ी से रोमांचक कहानी है। मैंने तुरंत फरमाया, गनीमत है फिलहाल तो एक में ही लगा है। ठीक है। आपको भी हंसी आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये कहानी ही ऐसी है, इसमें हंसना है और समझना है। मेरी पत्नी ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हारी क्या मनसा है, दोनों में लगना था क्या? अब उनकी पत्नी आती है, सर की जो वाइफ है, तो आती हैं तो स्टूडेंट से बोलती है कि तुम्हारी क्या मनसा है, तुम्हारी क्या इच्छा, मनसा मतलब इच्छा, तो तुम्हारी क्या इच्छा है कि दोनों में लगना चाहिए क्या? मेरे ठहाके के बीच बात आ गई हो गई, है ना, मेरे ठहाके के बीच बात आई और गई हो गई। यूँ तो फिसलन वैसे भी अच्छी बात नहीं है, यह तो गनीमत थी कि प्रौढ़ अवस्था में मेरा पैर फिसला था, वह भी बाथरूम में। नदी में पैर फिसल जाए तो संभव है आदमी लहरों में हवाले हो जाए। ठीक ना। तो कभी कहते हैं कि अच्छा है कि बाथरूम में ही फिसला है और मैं कुछ प्रौढ़ हो चुका हूँ, यानी कि कम से कम 30 की ही क्रॉस कर चुके होंगे, इसलिए इनको प्रौढ़ कहा जाएगा। 30-35 के हो चुके होंगे तो इन्हें प्रौढ़ कहा जाएगा। ठीक है, समझिएगा। तो क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मैं नदी में नहीं फिसला, नहीं तो मैं तो बह जाता, ऐसा बोलते हैं, लहरों में। मैंने सोचा गनीमत है, यानी प्रभु ने मुझे खूब बचाया। मेरे आस्तिक मित्र यही समझते रहे कि ईश्वर ने किसी बड़ी घटना से आपको बचाया है, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। मैं उन कर्मपरायण व्यक्तियों को यही कहता रहा कि मुझे खुदा ने रियायत कम दी है, क्योंकि 2-4 दिन की परेशानी देकर वह मुझे 3 माह के प्लास्टर से बचा सकता था है। इस तरह मैं अपनी टूटी हड्डी लेकर दिल बहलाता रहा। ठीक है ना। मैं सारी आदमी जब टूट जाता तो सोचता है ना, चलो अच्छा है, ठीक है, कुछ भी हुआ ऐसा है, कहीं ज़्यादा लग जाता तो कम ही लगा है ना, ये सारी दिमाग में बातें आती हैं। तो कवि के मन में भी ऐसी बातें आ रही हैं और अपने आप को वह क्या खाली है तो अपने आप को बहला रहा है। ठीक है। मैंने पोर्टेबल टीवी तो सुना था, लेकिन पोर्टेबल एक्सरे नहीं। मैंने पोर्टेबल टीवी तो सुना था, लेकिन पोर्टेबल एक्सरे नहीं सुना था। हड्डी के टूटने से मेरे जनरल नॉलेज में इजाफा हुआ। मैंने अपने डॉक्टर मित्र को पोर्टेबल एक्सरे मशीन के साथ आते देखा, पेंच पुर्जे जमाते देखा और कुछ क्षणों के लिए मन ही मन अपने को VIP समझा। क्या कह रहा है कभी कि मैंने कभी नहीं देखा था कि पोर्टेबल एक्सरे भी होता है, लेकिन मेरे यहाँ पे नॉलेज थोड़ी से बढ़ गया मेरा हड्डी टूटने से। ठीक है ना। डॉक्टर आया और कहते हैं पुर्जे उर्जे सब इकट्ठा करने लगा, तो मैं अपने आप को थोड़ी से बड़ा VIP व्यक्ति समझने लगा। ऐसा कवि कल्पना करता है और कवि की स्वाभाविकता है, उसका नेचर है कि वो कल्पना करे। प्रभावशाली इष्ट मित्रों के सहयोग से और डॉक्टर के सौजन्य से कच्चा और पक्का प्लास्टर घर पर ही हुआ। दोनों
बार मेरे मित्र और शिष्य इर्द गिर्द रहे। मैंने डॉक्टर से ज़्यादा 1 दर्जन मित्रों को देखा। मेरा प्लास्टर साहित्यिक वातावरण में हुआ और अस्पताल में दुर्गंधमय वातावरण से ईश्वर ने मुझे बचाया। प्लास्टर के दौरान एक मित्र ने कहा, और लिखो व्यंग दूसरों पर, ईश्वर ने तुम्हें भी चोट दी है। ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि मैं, इन्हीं की बहुत बड़ी कृपा थी कि कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल में नहीं गया प्लास्टर करवाने के लिए। इन्हीं की इतनी बड़ी मेरी अच्छी पोजीशन थी कि डॉक्टर लोग मेरे घर आए और स्टूडेंट्स और कुछ कभी इर्द गिर्द जैसे खड़े रह गए, जैसे बहुत बड़ा कांड हो गया है। और मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि मैं हॉस्पिटल की दुर्गंध से दूर था। स्मेल आती है ना हॉस्पिटल वगैरह में, क्योंकि वहाँ सब तरह के मरीज जाते हैं तो थोड़ी सी स्मेल तो आना स्वाभाविक ही है। तो वही कवि कह रहा है कि मैं हॉस्पिटल की दुर्गंध से दूर रहा। मैंने उत्तर दिया कि मैंने तो लोगों को मानसिक आघात दिए थे, लेकिन ईश्वर ने मुझे शारीरिक चोट क्यों दी। ऐसा कवि कहता है कि मैंने लोगों को मानसिक आघात दिया था, लेकिन ईश्वर ने मुझे शारीरिक चोट क्यों दी, ऐसा प्रश्न करता है। दूसरे मित्र ने फरमाया, डॉक्टर साहब अगर एनेस्थीसिया की ज़रूरत हो तो यहाँ कई कवि मौजूद हैं, कविताएं शुरू करा दें। मरीज बेहोश हो जाएगा और प्लास्टर आराम से बंध जाएगा। है ना। कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो सकता हो कि जो वो इन्हीं की सुन्न अवस्था करने वाला एक इंजेक्शन आता है तो उसे लगाने की आवश्यकता हो, तो हम क्या करें कि कविताएं शुरू कर देते हैं, तो ये सुन के वैसे ही बेहोश हो जाएगा, इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो लोगों को यह राय थी कि यदि कवियों को कुछ समाज उपयोगी बनाना है तो अस्पताल में उनकी ड्यूटी लगाई जाए। वे ऑपरेशन कक्ष में मरीज को कविताएं सुनाकर आवश्यकता अनुसार ऑपरेशन के समय बेहोश करें। किंतु इस समय निर्णय में यही परेशानी है कि कवियों के भाव बहुत बढ़ जाएंगे और वे डॉक्टर को फोर्स से ज़्यादा पैसे लेने लगेंगे। ठीक है ना। फीस से ज़्यादा पैसे लेंगे, डॉक्टर की फीस से ज़्यादा पैसे लेंगे जब कविताएं सुनाएंगे तो। ऐसा मित्रों ने मुझे कई बार समझाया कि 3 माह बिस्तर में पड़े रहोगे तो अपने आप संत और ऋषि बन जाओगे, ऐसा मित्रों ने कहा। किसी ने कहा, राम का नाम लेना शुरू करो, सारे पाप धुल जाएंगे। दूसरे ने समझाया कि एक उपन्यास लिख डालो तो शायद जितना आर्थिक नुकसान हुआ है वह रॉयल्टी के वसूल हो जाएगा। और मैंने यह तो नहीं किया, लेकिन उन तमाम स्थानीय कवियों की रचनाएं एक बीच सुनाता रहा और सहता रहा, जिन्हें शायद कभी 1-2 कविताओं सुनने के बाद पास नहीं भटकने देता था। मालूम नहीं यह मेरी मजबूरी थी या मेरा सौभाग्य था कि मैंने डॉक्टर से स्लिम फास्ट के लिए सलाह मांगी। उनका कहना था कि मेरे मरीज का वजन बढ़ता ही है, घटता नहीं। मैं चुप हो गया। एकांत में कभी मैं अपने आप पर खींचता कि ऐसी भी क्या लापरवाही है कि बाथरूम में गिरे पड़े। कभी नियति को कोसता तो कभी ईश्वरवादी बनकर कष्ट निवारण के लिए आत्मनिवेदन करता। इस बीच 2-4 व्यंग और समीक्षाएं जरूर लिख पा गया। ठीक है ना। कभी कह रहा है कि मैं सोचता कि कहते हैं कुछ ऐसा हो जाए, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि तुम उपन्यास लिख डालो तो जो खर्चा हुआ है तो क्या हो जाएगा, रॉयल्टी में चेंज हो जाएगा और तुम्हें उसके पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन मैं ये सब कुछ ना किया। मैं सारी निचोड़ को लेकर एक चीज़ कुछ किया जो मेरी इच्छा थी। मैंने उपन्यास की बात दिल में तो रह गई। इसी वजह से यह एक साथ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा की चपेट में आकर लिखने का दुस्साहस एक मास्टर नहीं कर पाता। इन्हीं की मास्टर भी थे। ठीक है ना। छात्रों को परीक्षा के साथ यदा कदा पढ़ने की चेष्टा जरूर करता रहा। छात्रों को परीक्षा के समय यदा कदा पढ़ाने की चेष्टा जरूर कराने की। स्टूडेंट्स के पेपर आ गए थे तो वह क्या करता रहा, बीच बीच में उन्हें पढ़ाता रहा। इन दिनों मेरा लीवर मुझ पर खुश था। इन दिनों जो मेरा लीवर था वह खुश था क्योंकि मैं बहुत कम खाता था। इस समय जो मेरा लीवर डाइजेशन सिस्टम था वो बहुत खुश था कि इस समय कुछ कम खाता था। कम किस लिए खाता था? क्योंकि मैं बहुत मोटा नहीं होना चाहता था, ऐसा कवि की भावना है। मुझ पर खुश था क्योंकि मैं बहुत कम खाता था। बिस्तर पर लेटे लेटे ही दार्शनिक हो गया। मैंने अपने कई साथियों से कहा कि यार, हड्डी टूटती जुड़ती रहती है, असल बात यह है कि आदमी के भीतर का मनोबल न टूटे। मैं इस तरह से
फिसल फलसफे में मानवीय संकल्पों की दुहाई देता और आदमी के अपराजय संघर्ष की बात करता। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने को बहला रहा था कि सामने वाले को गुमराह कर रहा था। हाँ, एक बात इस भी जरूर हुई कि जब बाहर से कोई मित्र बंधु मुझे देखने आते तो मैं खुश होता कि मुझे चाहने वालों की कमी नहीं है। ऐसा होता भी है कि जब हम बीमार रहते हैं तो अगर हमें कोई देखने नहीं आता तो हमें लगता है कि हमारे कोई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लोग आते हैं तो हमें कुछ अच्छा लगता है कि नहीं, चलो हमारे भी शुभ चिंतक हैं, चले वो भले ही हंसें और चाहे भले ही कुछ व्यंग करके जाएं, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में यही है कि अगर समाज में रहना है तो लोगों से जुड़ाव ज़रूरी है, और वो जुड़ाव में अगर लोग हमारे पास आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी खुशी होती है। वही खुशी कवि संतोष तिवारी को हो रही है। चूँकि एक पत्रकार मित्र ने यह हादसा समाचार पत्र में दे दिया था, इसलिए मैंने जानने की कोशिश करता कि समाचार पढ़कर कितने लोग देखने के लिए आए। दरअसल दर्द में आदमी आने वालों को हमदर्दों का पूरा रिकॉर्ड रखता है और न आने वालों को मानसिक लेखा जोखा बना लेता है। यहाँ ओढ़ी हुई दार्शनिकता काम नहीं देती और हड्डी टूटने का ध्यान बराबर बना रहता है। मेरा फलसफा सुनकर मेरे एक मित्र ने कहा कि दर्द सबको मचाता है, आप भी उच्चतर भाव भूमि पर पहुंच रहे हैं। मैंने कहा कि एक पंक्ति के रचयिता तो मृत्यु लोक छोड़ चुके हैं, कम से कम तुम मेरा कमरा छोड़कर मुझे दैनिक क्रियाओं के लिए मुक्त करो। वे ठहाके मारकर चले गए, है ना। उन्होंने कहा कि एक वो आ गए थे तो इतना यानी कि वो कर रहे थे दार्शनिकता, यानी कि मुझे सब लोग इतना आते थे कि मुझे दैनिक कार्य यानी कि नहाना जाना है, नाश्ता करना है, दवाई खाना है, तो इसके लिए कि भी टाइम नहीं मिलता था। तो उन्होंने कहा कि जाओ मुझे दैनिक कार्य तो करने दो, और वो खूब ठहाका लगाकर हंसे, ठीक है, और चले गए। मैं अपनी सारी भरकम शरीर की टूटी हड्डी और 21वीं सदी की काल्पनिक चित्र अपने दिमाग में सजाने लगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो देखिए ये बाथरूम की फिसलन थी जिसमें कवि अपनी या जो खुद की वृतांत था, उनके ऊपर जो बीता हुआ था आप बीती, उसको लिखा कि बाथरूम में किस प्रकार से फिसल गए। तो ये डॉक्टर संतोष तिवारी की खुद की अपनी एक अनुभव को चरितार्थ किया है, और ये व्यंग विधा का यहाँ परिचय भी दिया है कि किस तरह से लोग व्यंग करते हैं जब हम गिर जाते हैं, कि हमें लग जाता है। तो मैंने शुरू से लास्ट तक आपके पाठ के शुरू से लास्ट तक मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, व्याख्या की। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम अभ्यास, ठीक है। सही जोड़ियाँ बनाइए। तो पेड़ के क्या होगा, प्रौढ़ क्या होगा, अवस्था, है ना। यानी कि जो प्रौढ़ होता है, बालपन होता है, युवावस्था होता है, ये अवस्था होती है, हमारी स्टेज होती है जिसे कहते हैं ना। यानी कि हम अब युवावस्था में हैं, अब हम बुढ़ापे में हैं, तो ये अवस्था होती है, एक टाइमिंग पीरियड। तो प्रौढ़ की अवस्था से मानसिक क्या हो जाएगा, लेखा जोखा में होगा, कष्ट का आघात होगा, है ना। तो मानसिक लेखा जोखा, कष्ट का आघात, मानसिक निवारण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर खाली स्थान दिए हुए हैं, तो मैंने पाठ बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप इस रिक्त स्थान की पूर्ति खुद करिए, ठीक है ना। और जब हम यहाँ पर खाली स्थान पर देखेंगे फिलअप करने के लिए, तो हमें ज़रूर है कि कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके जो लघुत्तरी, अति लघुत्तरी प्रश्न हैं और लघुत्तरी प्रश्न हैं वह मैं आपके पास PDF तक सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो हमारा ये पाठ बाथरूम की फिसलन, जिसको लिखा था डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी ने, ये समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।